नमस्कार दोस्तों, मैं एस के में आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आज का स्वागत है। और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट डाले गए हैं उन्हें आप देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दिए जा रहे हैं, जिससे आपको प्रवेश परीक्षा में सहायता मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों को किस आगमन के रूप में हुआ? मतलब भारत में आर्यों का आगमन किस रूप में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है आक्रमणकारी, ऑप्शन नंबर बी है आप्रवासी, ऑप्शन नंबर सी है शरणार्थी और ऑप्शन नंबर डी है व्यापारी एवं यायावर। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आप्रवासी। और आप सभी से निवेदन है, आप लोग देखने के बाद कमेंट नहीं करते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, तो कृपया कर कमेंट कर दिया करिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किस साक्ष्य के आधार पर दक्षिणी रूस केंद्रीय एशिया को आर्यों का मूल प्रदेश माना जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा साक्ष्य रहा है जिसके आधार पर हम लोग कहते हैं ना, अक्सर पढ़ते हैं कि आर्य कहाँ से आए हैं, तो आप लोग बोलते हैं मध्य एशिया से या केंद्रीय एशिया से कहा जाता है। तो यह किस साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है? नृत्य शास्त्री के आधार पर, भाषा शास्त्री के आधार पर, प्रजाति के आधार पर या पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ से एक ऐसा लेख प्राप्त हुआ है जहाँ से काफ़ी चीज़ें आर्यों के वेदों से, आर्यों के साहित्यों से मिलती जुलती प्राप्त हुई हैं। उससे संबंधित आगे क्वेश्चन है, तो उससे हम डिटेल में उसमें बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सप्त सिंधु प्रदेश जहाँ पर आर्यों ने अपनी आरंभिक बस्ती स्थापित की, निम्नलिखित में से किसे रूप से सही पहचाना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है सिंधु घाटी प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब और दिल्ली, पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक का क्षेत्र, सिंध एवं उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। तो दोस्तों, जब शुरुआत में आर्य भारत में आए थे तो वह सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत आए थे, जो भारत के ऊपरी हिस्से के आता है। और इसमें सही देश ऑप्शन का होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिंध एवं उसकी सहायक नदियों के साथ, जिसमें आपको अक्सर कहा पढ़ते होंगे, आप बुक में लिखा मिला होता होगा आपको, सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव में कौन कौन सी नदियाँ थी? तो सिंधु थी, झेलम थी, चिनाब थी, सतलज थी, उसके बाद सरस्वती थी। कितनी हो गई? सिंधु, सतलज, ब्यास, चिनाब, सतलज और क्या नाम है, सरस्वती हो गई, और एक हो गई रावी नदी हो गई, और एक दो नदियां हैं अगर मैं भूल रहा हूं तो। 7 नदियों का क्षेत्र है जिसके अंतर्गत सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था, और आर्यों ने सर्वप्रथम यहीं पर प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में आगमन से तत्काल पूर्व भारतीय आर्य निम्नलिखित में से किल भारतीय यूरोपियन मूल प्रजाति से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है हमारा हिंदताइत, ऑप्शन नंबर बी टोकोरियन, ऑप्शन नंबर सी है हिंद ईरानी, ऑप्शन नंबर डी है लिथुनियन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? भारत में आगमन से तत्काल पूर्व भारतीय आर्य निम्नलिखित में से किस भारतीय यूरोपीय मूल जाति से संबंधित थे? तो वह थे हिंद ईरानी कहा जाता था उन्हें, या हिंद ईरानी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, प्रारंभिक आर्य प्रवासियों के मध्य होने वाले जनजातीय युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो आरंभिक आर्यों में युद्ध हो रहा था वह किसके कारण हो रहा था? तो ऑप्शन ए है पुरोहितों का षड्यंत्र, ऑप्शन बी है शक्ति प्रदर्शन हेतु, ऑप्शन नंबर सी है विदेशी आक्रमण के रूप में, ऑप्शन नंबर डी है पशुओं एवं भूमि संबंधी विवाद के रूप में। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी पे सही होगा। पशुओं और भूमि के संबंध में विवाद हुआ करते थे। देखिए दोस्तों, जब भारत में आर्य प्रवेश हुए हैं तो शुरुआती दौर में उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, जिसके लिए वो भूमि या किसी अन्य राज्य प्रशासन के लड़े, तो वह पशुओं एवं उपजाऊ भूमि के लिए उनके मुख्य रूप से युद्ध हुआ करता था आपसी तौर पर। 6वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, दशराग की क्या था? ऑप्शन नंबर ए है विष्णु के 10 अवतार, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व राजदूत जो शासक बन गया, ऑप्शन नंबर सी है राजाओं का संग्राम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 10 राजाओं का संग्राम। देखिए, इसे दशराग युद्ध या दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह जो है बिप्सणी या रावी नदी से ऋग्वेद में उसका बिप्सणी नाम से उल्लेख किया गया है, और उसको अब के समय में आधुनिक काल में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, जिसके तट पे हुआ था 10 राजाओं के संग्राम था। इसमें 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा हुआ करते थे, और इसमें 2 ऋषि थे, एक थे वशिष्ठ और एक थे विश्वामित्र।
तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पूर्व वैदिक काल में वह कौन सी सार्वजनिक लोकप्रिय सभा थी जिसमें स्त्रियों और भी पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त थे? ऑप्शन नंबर ए है सभा, ऑप्शन नंबर 2 है समिति, ऑप्शन नंबर सी है गण और ऑप्शन नंबर डी है विदथी। तो ऐसा कौन सी सभा है? तो देखिए, जो आरंभिक कबीले थे, तो जिसमें कबीले का सरदार या शासक हुआ करता था, उसकी सहायता के लिए कुछ प्रकार की सभाओं का या कहा जाए कि मंडलों का निर्माण किया जाता था। तो उसी से संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सभा थी या ऐसा कौन सा मंडल था जिसमें स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, विदित था। और इसमें ध्यान रखना है कि यह वैदिक काल की सबसे प्राचीन सभा थी और इसमें स्त्री पुरुषों को समान सब दिया जाता था और उत्तर वैदिक काल के आते आते इसका पतन हुआ जाता है। तो कभी कभी यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सभा या ऐसे कौन सा पद रहा है, ऐसा कौन सा मंडल रहा है जो उत्तर वैदिक काल में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा पुरोहित था जिसने भरत जनजाति के चित्रकूट शासक सुदास द्वारा पदच्युत कर दिए जाने पर राजाओं का संघ बनाया था? वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य के उद्दालक। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित ऋग्वेद देवी देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि के रूप में उपाधि देकर संबोधित किया जाता था जिसका शाब्दिक अर्थ मेहमान होता है? क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? निम्नलिखित ऐसे कौन से देवता थे जिन्हें हमेशा अतिथि के रूप में यानी जिसका शाब्दिक मेहमान के रूप में बुलाया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, ऑप्शन नंबर बी है इंद्र, ऑप्शन नंबर सी है वरुण और ऑप्शन नंबर डी है सोम। तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा दोस्तों। अग्नि देवता को हमेशा साक्षी मान करके या इन्हें आवाहित किया जाता था मेहमान या अतिथि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक स्टेटमेंट दिया गया है, मैं स्रोतों का गायक हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थरों में अनाज पीसती हैं। हम लोग विभिन्न कार्यों द्वारा धन पाना चाहते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में लिखा गया है? ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है 10वीं और ऑप्शन डी है 9वें। तो कौन सा क्वेश्चन से आज ऑप्शन इसमें से होगा गुरु दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 9वें मंडल में यह कहा गया है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अक्सर इसकी चर्चा इसलिए की जाती है कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था नहीं थी और उसी को प्रमाणित करने के लिए इस स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। सॉरी, बीच में आ गया नोटिफिकेशन बार। और इसलिए इसे स्टेटमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, ऋग्वेद शब्द में कुल्य का अर्थ है दावने की मशीन, विशेष प्रकार का पोशाक, लोहे की एक प्रकार की तलवार, सिंचाई के लिए नहर। तो कुल्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, सिंचाई के लिए एक नहर व्यवस्था थी जिसे कुल्य नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति पहली बार उल्लेख करता है, किंतु एक अन्य वैदिक पुस्तक भी उसी कहानी को दोहराती है, उसका नाम क्या है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त वर्ण में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है, यानी ये वही है जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के मुख से और ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाजुओं से और वैश्य जो है या वैश्य जो है जांघे से और शूद्र जो है तलवे से या धूल उनसे अंगूठे से पैदा हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ए है अथर्व, ऑप्शन नंबर बी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी है बृहदारण्यक, ऑप्शन नंबर डी है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बृहदारण्यक में यह कहानी को दोबारा दोहराया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मोदय क्या थे? अपने हितों की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों के आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न पुरोहितों वर्गों के बीच वैवाहिक गठबंधन, ऑप्शन नंबर सी है आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए तक की गई तपस्या, ऑप्शन नंबर डी है राजा जनक जैसे शासकों द्वारा आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता। इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रह्मोदय क्या होता था? जिसमें एक विद्वानों की सभा बुलाई जाती थी जिसमें शास्त्रार्थ होता था और यह राजा के द्वारा आयोजित की जाती थी, इसी को ब्रह्मोदय कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, 1400 ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है एशिया माइनर के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसी का क्वेश्चन सब उपयोग
चर्चा आपसे पहले कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए है साइलिशिया, ऑप्शन नंबर बी है बोगा जकोई, ऑप्शन नंबर सी है हित्ती, ऑप्शन नंबर डी है यूफ्रेटाइड। तो कौन सा है दोस्तों सही इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोगा जकोई नामक स्थान से एक पुरातात्विक अभिलेख मिला है जिसमें जो देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, या जिनका पूजन कार्य आर्यवेदों के द्वारा किया जाता था, आर्यों के द्वारा किया जाता था, उन्हीं देवताओं का उल्लेख वहाँ पर मिलता है। और यह लगभग 1400 ईस्वी के आसपास का अभिलेख है, जिसके कारण माना जाता है कि आर्यों का मूल निवास जो था वह कहाँ था? तो मध्य एशिया यानी रूस के हिस्से में था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन नंबर डी है उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। ब्रह्मसूत्र में इसको कहा गया है कि ईश्वर, जगत ही ईश्वर है और ईश्वर हमारी आत्मा में निवास करता है, या हमारी आत्मा ही ईश्वर है। और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा दोस्तों, ऋग्वेद में किस देवता का 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी वायु। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा दोस्तों? बी। इंद्र के लिए सबसे अधिक 250 सूक्तों में प्रयोग मिलता है, अग्नि के लिए 200 और वरुण के लिए करीब 50 सूक्तों में इनका वर्णन मिलता है। तो क्रम हमने आपको बता दिया। 17वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युगीन नदी पारुषणी का महत्व क्यों है? सर्वाधिक प्रवृत्त नदी होने के कारण, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख होने के कारण, दशराज के युद्ध के कारण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो सर्वाधिक प्रवृत्त नदी थी वह किसे बताया गया है? उसे यह बताया गया है यहाँ पे सरस्वती नदी को बताया गया है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक नदी का प्रयोग किसका हुआ है? तो सर्वाधिक बार उल्लेख जो होता है वह सिंधु नदी का होता है। और गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, जबकि जमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? ऋग्वैदिक युगीन नदी पारुषणी का महत्व क्यों है? तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ सी के तट पर दशराज का युद्ध हुआ था, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? योद्धा, पुरोहित, शूद्र, चांडाल। तो दोस्तों इसमें कौन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शूद्र का उपयोग या शूद्र का वर्णन मंडल नंबर 10वें में पहली बार मिलता है। और ऋग्वेद में आपको ध्यान देना है 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से लेके 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल हैं, और पहला 8वां 9वां 10वां बाद में जोड़ा गया है, और सबसे बाद में 8वां मंडल जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? सभा, समिति, विदथ, परिषद। तो कौन होगा? यह क्वेश्चन आपको अवश्य आना चाहिए। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आगे मैंने ऊपर ही इसका जिक्र किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विदथ। यह सबसे प्राचीन थी और इसमें पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार था। और ध्यान देना है आपको, उत्तर वैदिक काल में इस सभा का पतन हो जाता है, या पद का पतन हो जाता है, या नहीं रह जाता है। और ध्यान देना है कि शुरुआती दौर में यानी ऋग्वैदिक काल में महिलाएं जो होती वो प्रशासनिक कार्यों में भाग लेती थी, लेकिन व्यापारिक कार्यों में उनका भाग नहीं दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, ऋग्वैदिक काल में समाज के स्वरूप किस प्रकार था? मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक का वखा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। पितृ सत्तात्मक शासक था, सरदार का बेटा शासक बनता था, सरदार बनता था, बाद में शासक का पुत्र ही शासक बनने लगा। और ध्यान रखना है यहीं पे एक अंतर आ जाता है, जो सिंधु सभ्यता थी उसमें मात्र सत्तात्मक शासन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, वेदांत किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए वेदों को, ऑप्शन नंबर बी आरण्यकों को, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण ग्रंथों को, ऑप्शन नंबर डी उपनिषदों को। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? वेदांत यानी वेदों का अंत किसे कहा गया, यानी वेदों का निचोड़ किसे कहा गया है? तो उपनिषद को कहा गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप। और इसकी रचना कब की गई है? इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई है, यानी 1000 ईसा पूर्व के बाद, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल में माना जाता है उपनिषदों का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा दोस्तों, अस्तो मा सदगयम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ऋग्वेद से यह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? रुद्र, विष्णु, प्रजापति, पूषण। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा,
प्रजापति उत्तर वैदिक काल में थे। और ऋग्वैदिक काल में कौन सबसे महत्वपूर्ण देवता थे? तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्हें बारिश, तूफान या झंझावत का देवता माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, यह सब बहुत मामूली सा क्वेश्चन है और साधारण पूछा जाता है और जगह जगह लोगों को मालूम भी होता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। मुंडको उपनिषद से यह क्वेश्चन लिया गया, सॉरी यह स्टेटमेंट लिया गया, सत्यमेव जयते, जो आपका राजसी वाक्य भी है या राजवाक्य भी है, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए है अनाज, मुद्रा, गाय, ताश। तो विनिमय के रूप माध्यम के रूप में मतलब किस वस्तु की किसी वस्तु को देने के बाद क्या वस्तुएं प्राप्त होती थी, तो वह गाय है जो है सर्वमान्य थी। गाय का महत्व बहुत ज़्यादा था। इसको यह बात से पता चलता है कि राजा को गोपद कहा जाता था, समय के लिए गोधूली और दूरी के लिए गौयत का प्रयोग किया जाता था, और अन्य जैसे पुत्री के लिए गौधोत्री का प्रयोग किया जाता था, यानी जो बेटी गाय को दूहती थी। तो गाय एक महत्वपूर्ण जानवर रहा है ऋग्वैदिक काल में। और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो वैदिक कालीन सभ्यता पर या वैदिक काल पर बेस्ड था, समाप्त होता है। अगला जो आएगा हमारा वह महाजनपद पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें आगे टेस्ट में मिलते हैं। तब तक आप सभी को नमस्कार। शुभ हो आपका दिन, आपका पेपर अच्छे से हो। आशा करता हूँ आप सभी को महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझ में आया होगा और याद करने में आपको सहायता मिली होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इसको एक बार पढ़िए, याद करने का प्रयास कीजिए और हमें बताइए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले सत्र में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।